नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट ऑन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केस स्टडीज जो ली गई है 2013 के पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन से। तो अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने हैं जहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हो, जहां पर पूरे सेक्शंस की थियरी कवर हो और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो मैंने खुद भी बनाए हैं और पेपर में से भी लिए हैं, वैसे क्वेश्चंस भी कवर हो, तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा इस चैनल के अंदर। आपको प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगी, एक बार उसको देखिएगा जरूर। बहुत सारी मेहनत है उसके अंदर, आपको बहुत काम आएगी पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करवाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। केस स्टडी कहती है, रोहित द इन्वेंटर ऑफ लॉकिंग मैकेनिज्म और रेफ्रिजरेटर was invited by the Indian Institute of Science। रोहित है एक इन्वेंटर, उन्होंने एक लॉकिंग मैकेनिज्म बनाई है रेफ्रिजरेटर के लिए और उनको इनवाइट किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। बहुत बड़ी बात है। टू प्रेजेंट अ पेपर को प्रेजेंट करने के इन अ कॉन्फ्रेंस ही प्रेजेंटेड द पेपर डिनिलेटिंग द इन्वेंशन इन द एब्स्ट्रैक्ट। थोड़ा सा इन्वेंशन उसने एब्स्ट्रैक्ट में बता दिया। द इंडस्ट्रियलिस्ट who attended Rohit's presentation are now interested in commercial exploitation of the invention। जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये पेपर का प्रेजेंटेशन देखा ना, अब वो उसको कॉमर्शियलाइज करना चाहता है, उसको बेचना चाहता है। रोहित हैज अप्रोच्ड यू फॉर प्रोफेशनल हेल्प इन द प्रोक्योरिंग पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर हिज इन्वेंशन एडवाइस। अब रोहित को डर लगने लगा कि मैंने इसकी पेटेंट तो फाइल की नहीं है, तो मैं क्या करूं। इसके लिए वो आपके पास आ रहा है, तो आपको उसको क्या कहना चाहिए। रोहित पढ़ा लिखा तो है, उसको इंडियन पेटेंट एक्ट देना चाहिए। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर रोहित ने अपना प्रोजेक्ट पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया है, either by making that project or in case of exhibition or in case of by any manner through which he declares or published his invention a way before filing patent application, तो उसको एंटीसिपेशन नहीं गिना जाएगा। कब तक? और 12 मंथ। तो रोहित अगर आपके पास आ जा रहा है ना, तो उसको कहिए कि रोहित जी, पहले मुझे ये बताइए कि आपने रिसर्च पेपर कब पब्लिश किया था या कब आपने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जहां पर आप और वो इंडस्ट्रियल पर्सन मिले। अगर वो पेपर पब्लिकेशन 12 महीने के अंदर अंदर है, आज से लेके 12 महीने के अंदर अंदर, तो आप सबसे पहले पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कीजिए। भले ही प्रोविजनल कीजिए, मगर फाइल कर दीजिए। अगर आप प्रोविजनल फाइल करते हैं तो एज पर सेक्शन नंबर 32 उसके बाद भी 12 महीने के अंदर अंदर अगर कहीं पर भी आप दूसरा रिसर्च पेपर कहीं पर भी पब्लिश करते हैं, तो उसको भी एंटीसिपेशन नहीं गिना जाएगा। तो मिला जुला के बात इतनी है कि अगर रोहित जी ने पेटेंट एजेंट के पास आने से 12 महीने के अंदर अंदर अगर वो एग्जीबिशन या वो कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर प्रेजेंट किया है, तो उसको एंटीसिपेशन नहीं गिना जाएगा एज पर द सेक्शन नंबर 31। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित जी को सिर्फ उनको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर देने हैं विद इन 12 मंथ फ्रॉम दैट पब्लिकेशन। तो यही एडवाइस एक पेटेंट एजेंट रोहित जी को देगा। चलिए नई एक केस स्टडी देखते हैं 2013 के पेपर से। केस स्टडी है, फिला
filed a patent application accompanied by a provisional specification on 1st January 2013 for her invention relating to a carburetor which is novel and has inventive step. कार्बोरेटर के लिए एक एप्लीकेशन, प्रोविजनल एप्लीकेशन फर्स्ट फाइल की गई है 1st January 2013 को. In continuation of the research, she found a new process for manufacture of the carburetor and she filed another patent application accompanied by provisional specification. तो दूसरी भी एक provisional specification फाइल की गई 3 months after the date of filing of the first patent application. तो first patent application है PS1. वो कब है? वो है 1st January 2013 को. फिर provisional specification 2 कब फाइल किया गया? 3 months after that. जो मैन्युफैक्चर प्रोसेस के बारे में है कार्बोरेटर. She wishes to file one complete specification. अब PS1 और PS2 को मिलाकर एक ही complete specification फाइल करना है उन पर, in which she wishes to incorporate the subject matter disclosed in both the aforementioned applications. दोनों को मिलाकर एक ही complete specification फाइल करना है. She has approached you for advice and assistance. Explain to her how you will proceed with the preparation of the documentation and ensure that all the formalities are taken care of as per the Indian Patent Act. अब Indian Patent Act से सारी फॉर्मेलिटी कैसे इनको मिलेगी वो बताना है एक पेटेंट एजेंट बनके. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आप इनको देंगे? केस आपके सामने है. पोस्ट कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए इसका आंसर देना और आंसर 5 मिनट में लिखना है. ये पढ़ भी लेना है और 7.5 मिनट में टोटल आंसर लिखना है. क्यों? क्योंकि 180 मार्क्स के लिए आपके पास 180 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स कवर करने हैं, यानी पर मार्क आपके पास 1.8 मिनट है. तो आप देख लीजिए 1.8 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5 मार्क का ये क्वेश्चन रहता है. अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 9 मिनट्स, 9 to 10 मिनट्स है आपके पास. पढ़ने में ही इसको 3 या 4 मिनट लगेंगे तो आपके पास 5 या 6 मिनट ही है लिखने के लिए. तो चलिए कैसे लिखेंगे इसके बारे में. इसके बारे में अगर लिखना है तो देखिए, एज बीइंग अ पेटेंट एजेंट आपको पहले उनको बताना पड़ेगा कि आप दोनों PS1 की और PS2 की प्रायोरिटी क्लेम्स कर सकते हैं एज पर द सेक्शन 11 एंड एज पर दी सेक्शन 137. ये लिखा है कि PS1 की प्रायोरिटी PS1 की डेट से मिलेगी उस क्लेम की, और PS2 की प्रायोरिटी PS2 से मिलेगी उस क्लेम की. कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप फाइल कर सकते हैं, बट हाईली चांसेस है कि आपको एज पर द सेक्शन 16 पावर ऑफ द कंट्रोलर यही कहेंगे, चांसेस है ऑब्जेक्शन के कि आप डिविजनल एप्लीकेशन फाइल कीजिए. तो PS1 अलग हो जाएगा, PS2 अलग हो जाएगा, दोनों एप्लीकेशन सेपरेटली वर्क करेगी डिविजनल एप्लीकेशन के साथ. ऐसा ऑब्जेक्शन आ सकता है. अब रही बात ऑब्जेक्शन ना आने की, अगर ना आया तो आपको फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 जो है फॉर्म नंबर 1 ग्रांट ऑफ पेटेंट एंड फॉर्म नंबर 2 फाइल करना है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन. इस केस में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होगा 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम दी फर्स्ट प्रायोरिटी डेट यानी PS1 से 1/1/2014 तक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर देना है. अगर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर देते हैं तो उसके 18 महीने के अंदर अंदर प्रायोरिटी डेट से 18 महीने के अंदर अंदर पब्लिकेशन होगा. 48 मंथ के अंदर अंदर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर 18 फाइल कर देना है. अगर नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन नहीं होगी, एप्लीकेशन अबेंडन हो जाएगी. अगर अर्ली पब्लिकेशन करना है तो फॉर्म नंबर 9 फाइल करना है. और एग्जामिनेशन का अगर रिप्लाई आए, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको आए, तो एज पर द सेक्शन नंबर 14 एंड 21 आपको 6 महीने के अंदर अंदर उस फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्शंस लिए गए हैं उसका आंसर देना पड़ेगा. जैसे ही आप आंसर दे देंगे ना अपॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंट्रोलर, वो पेटेंट आपके नाम पे ग्रांट हो जाएगी. तो ये थी पूरी प्रोसीजर.
ऑलमोस्ट 48 मंथ्स का तो टाइम लगता ही है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए, बट हालांकि अभी की जो प्रोसेस है उसमें आप मान सकते हैं कि एक्सेलरेशन हो चुकी है प्रोसेस, एंड 2 to 3 years के अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होके पेटेंट फाइल हो जाती है। तो इतना हम उनको बता सकते हैं शीला जी को, अगर वो आपके पास आए तो, फॉर योर एडवाइस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इजी लगा होगा, और आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे भी। मेरी आपसे तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत की है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय विशाल, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।